नज़र आता तो हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं। जो पेरेंट्स हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो अपने बच्चों को कॉलेज भेजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है ये कैंपस जो है सबसे बेहतरीन कैंपस है और यहाँ ड्रग्स का समझे कि वो मुझे लगता है नामुमकिन बात। बीरवा सब डिवीजन में जो बेली ब्रिज है, जो 90s में आर्मी ने तामीर किया, जो एक लड़की है इसे हर वक्त ये समझ जाता है कि ये कम है सबसे, इसमें अक्ल नहीं होती। आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद लोगों की बातें सुनना और उन्हें आला हुक्काम तक पहुंचाना है। चाहे बात अनएम्प्लॉयमेंट की हो, एजुकेशन सिस्टम की हो, हेल्थ सेक्टर की हो या ड्रग एडिक्शन की हो, हमारा मकसद हमेशा यही रहता है लोगों की दिल की बात सुनना और उन्हें आला हुक्काम तक पहुंचाना। आज हमारी टीम ने दौरा किया था बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के बीरवा इलाके का। तो आइए बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और करते हैं यहाँ के लोगों से बात। ये कॉलेज सिर्फ कॉलेज तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। मेरा आज तीसरा साल है इस कॉलेज में। मेरे ख्याल से ये कॉलेज काफ़ी ही अच्छा है और इन 3 सालों में इसने काफ़ी तरक्की की। We have a good ratio of female students of this area who are pursuing higher education. पिछले 4-5 सालों का ताल्लुक है, तो डेफिनेटली जो एक अनसर्टिनिटी होती थी कश्मीर में, मामूली सा पत्थर चलता था तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता था वो कॉलेजेस पे होता था। कॉलेज के स्टूडेंट्स घर में बैठते थे और उसका खमियाजा हमें आज भी भुगतना पड़ता है। एजुकेशन बहुत एक्सपैंड हो गया, तो डिफरेंट जगहों पे वो जा रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज करने के लिए। मैं मिसाल दूंगा, जैसे हम बच्चे को छोड़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो या GCR पे, गूगल क्लासरूम पे या मेल या व्हाटएवर व्हाट्सएप ग्रुप, शाम को आता है कि ये होमवर्क करके दीजिए। कॉलेज का जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज हम प्रोवाइड आपको करा रहे हैं, इनका आप भरपूर फायदा लें। अभी हम बीरवा के डिग्री कॉलेज में मौजूद है और जैसा कि सर ने भी कहा कि यहाँ का जो फीमेल रेशियो है वो लड़कों से ज़्यादा है। तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की लड़कियों से कि क्या उन्हें उनके हुकूक दिए जाते हैं। जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से इनका क्या कहना है। इनको एजुकेशन उसी तरह दी जाती है जिस तरह एक लड़के को दी जाती है? क्या इनके घर वाले इनको एक लड़के और एक लड़की में जो फ़र्क किया जाता है, क्या अभी भी वो डिस्पैरिटीज़ है या ऐसा अब नहीं है? जो वुमेन एम्पावरमेंट है उनको यहाँ पर 100% राइट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मैंस। उनकी रिजर्वेशंस रहती है 100%। हमारे लिए कुछ रिजर्वेशन नहीं है। अगर हम हमारी देखेंगे तो हमें बहुत कम रिजर्वेशन मिलती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स। तो मैं चाहता हूँ सब इक्वल हो। जो ये सोसाइटी है, हमने सोसाइटी क्रिएट की है। यही जानना चाहूंगी कि आपने कहा आपके लिए रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन तो उन्हीं के लिए होनी चाहिए ना जो वल्नरेबल। लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्वेशन उनके लिए होनी चाहिए जो हैंडीकैप्ड होंगे। हम देते हैं उन लोगों को रिजर्वेशन जो डिजर्व नहीं करते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। बाकी का डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़। मैं वहाँ उन लोगों के ये नज़रिए से नहीं देखूंगा खुद को। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो यहाँ पर बताना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो एक इंसान है, जो आदमी है, उसको गिराया जाता है, पूरा की पूरा गिराया जाता है। जो वुमेन है वो सुपीरियर टू सुपीरियर बनती जा रही है, तो मैन जो वो इन्फीरियर टू इन्फीरियर बनता जा रहा है। तो ये हमने सोसाइटी में खुद नहीं किए। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने राइट्स दिए हैं वुमेन्स को, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं होगा तब तक इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी।
मैं इस पे बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि जेंडर बेस होता है, जैसे हमारी सोसाइटी भी बहुत क्रिएट करती है, यानी कि जो एक मैन है वो बाहर जा सकता है काम करने, लेकिन जो एक वुमेन है वो नहीं जा सकती। तो ऐसा क्यों है? जैसे कि मैन जा सकता है, वुमेन क्यों नहीं जा सकती है? एक लड़की भी वो कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। हाँ, ये बात सही है कि लेकिन जो हमारी सोसाइटी ने मतलब जितना भी क्रिएट किया, मतलब ये सब हमारी सोसाइटी करती है। सबसे पहली बात मतलब कि अगर हम देखें, जो एक लड़की है इसे हर वक्त ये समझ आता है कि ये कम है सबसे, इसमें अक्ल नहीं होती है। यह हमारी सोसाइटी बोलती है, ये मैं नहीं बोलती, हमारी सोसाइटी बोलती है, सब बोलते हैं। जैसे जेंडर में भी हमने पढ़ा है कि एक लड़की जो है अगर ये बाहर जाए काम करने तो इस पर 10 बातें बोली जाती है कि ये तो बाहर जाती है, पता नहीं क्या करती है, जॉब तो लगी होगी, पता नहीं क्या क्या किया होगा। मतलब ऐसे सवाल उठते हैं हमारी सोसाइटी से। लेकिन अगर एक मैन जाए तो उस पर कुछ नहीं बोला जाता, हाँ इसने की होगी। लेकिन अगर एक वुमेन करे तो उस पर ऐसा क्यों उठता है? ये हमारी सोसाइटी को सोचना चाहिए कि नहीं, एक लड़का, जब हम एक लड़की को बोलते हैं, अगर एक लड़की घर रात के 10 बजे आ जाए तो उसको बोलते हैं अभी तक कहाँ थी। लेकिन अगर एक लड़का 10 बजे घर आ जाए तो उसको ये भी नहीं बोला जाता है कि नहीं, इसको भी बोलना पड़ता है। जैसे कि हम लड़कियों को बोलते हैं कहाँ थी, कैसे थी, अभी तक कहाँ थी, मतलब ऐसा लड़कों के साथ भी होना चाहिए। वी कैन सी दैट जो हमारी सोसाइटी है उसमें वुमेन आर मोर टारगेटेड यूजुअली because they are not superior, because they are seen as weak people. We are vulnerable, that's why. But I would say आजकल के टाइम पे women are being superior. औरतों को ज़्यादा हुकूक मिलते हैं as compared to men. औरत को क्यों बोला जाता है कि बाहर मत जाओ, उधर मत जाओ? इट्स बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पसेस, क्योंकि औरत बाहर जाएगी, रात को लेट आएगी। पहले बात तो मॉरल्स के हिसाब से ये ठीक नहीं है, और दूसरी बात वुमेन आर नॉट सेफ आउटसाइड। तो बेसिकली सेफ्टी प्रोवाइड की जाए तो औरत बाहर जा सकती है आराम से, कोई सवाल नहीं पूछेगा, कुछ नहीं होगा। तो इट्स फॉर देयर ओन गुड। आपने कहा कि औरत बाहर अगर जाएगी तो वो सेफ नहीं है, तो सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि देयर आर मेन आउटसाइड जो औरत को फील सेफ नहीं करवाते हैं। तो फिर बात आती है कि जेंडर बायस पे, क्योंकि मर्दों को ऐसी खुली छूट दी गई है कि आप चाहे जो करो, आपको कोई रोकथाम नहीं है। तो मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ कि औरत को इतना इन्फीरियर दर्जा क्यों दिया गया है कि उनको घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है कि क्या मैं जाऊँ कि नहीं, पहले मुझे किसी मर्द को साथ लेके जाना है। कब हम इस सोच से बाहर आएंगे और कब हमारी औरत सेफ फील करेगी और कब हमारी औरत बराबर फील करेगी एक मर्द के जैसे? आई वुड से कि इस चीज़ के लिए जो है मेन शुड बी, यूजुअली हम बोलते हैं हमें मर्दों से हमें होती है प्रॉब्लम कि मर्दों से सेफ़ रहना है। बट एक चीज़ है कि हम हमेशा औरतों को सिखाते हैं कि बाहर जाओगी, ऐसे करोगी, वैसे करोगी, मर्द होते हैं, बिकॉज़ या मैन आर क्रीपी समटाइम्स। बट हाँ, एक चीज़ और भी है कि औरतों को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज़ when somewhere a crime is committed, rapes होते हैं, खुलेआम होते हैं, और rapists are not even imprisoned. Like अभी हमने हाल ही में एक केस सुना, वहाँ पे ऐसा आजीकर हॉस्पिटल में जो हुआ केस, वहाँ पे हमने देखा कि जो उसके जो कल्प्रिट्स थे वो ओपनली घूम रहे थे और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। प्रोटेस्ट हुए, बहुत टाइम तक हुए, पर कुछ नहीं हुआ। बट एक चीज़ है कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी पनिशमेंट रखे जिसको सोच के ही लोगों के दिमाग में डर पैदा हो, तो शायद ऐसा कुछ होगा ही नहीं। नाज़रीन, अभी हम बडगाम में मौजूद है और बडगाम में रहकर हम सूफिज़म की बात ना करें तो मैं समझती हूँ कि बडगाम के साथ ये इंसाफ नहीं होगा। बडगाम ने हमारे कश्मीर को ऐसे शायर दिए हैं जिन्हें हम आज भी पढ़ते हैं, जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। तो जानने की कोशिश करूँगी यहाँ के लोगों से कि सूफिज़म का कैसा रुझान है बडगाम में, और पिछले 30-35 सालों में क्या अब सूफिज़म पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, या अभी भी सूफिज़म उसी तरह यहाँ पे फैल रहा है जिस तरह यहाँ पे पहले सूफिज़म का रुझान था? जहाँ तक सूफीज़म का ताल्लुक़ है तो ये एक ब्रॉड टर्म है और जो कनेक्ट करती है एक इंसान को खुदा से, और उसमें बहुत सारे जो स्टेजेस होते हैं फिर खुदा से मिलने के। तो जो जहाँ तक बडगाम का ताल्लुक़ है,
इसने बहुत सारे शायर, उदबा, कलमकार ऐसे पैदा किए हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सूफ़ीज़म से रहा है। और सूफ़ी कल्चर जो था उसको हमने बहुत बढ़ावा दिया है, जिसमें सबसे पहला नाम जो होगा वो हज़रत अलमदार जनाब शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह है। तो सबसे पहले सूफ़ीज़म की दागबेल जो कश्मीर में जो बनी है, उससे पहले भी थी, चाहे हमारा हिंदू धर्म था, उससे पहले हमारा बौद्ध धर्म था, उसमें भी ये जो मिस्टिसिज्म था, मिस्टिसिज्म हर किसी मज़हब में था। लेकिन जहाँ तक फिर इस्लाम आया और यहाँ पे जो मिस्टिसिज्म की जो दागबेल पड़ी वो शेखुल आलम से पड़ी। शेखुल आलम ने यहाँ पे एक ऋषि तहरीक स्टार्ट की थी और शेखुल आलम बड़गाम के हर एक गाँव में गए हैं और वो जो इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ हम बोलते हैं कि फ़लाना पेड़ हैं वहाँ पे शेखुल आलम रहे हैं, वो एक्चुअली, या फ़लानी एक पत्थर है वहाँ पे उसके पैर हैं, एक्चुअली जो मसला ये है कि शेखुल आलम ने इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए थे। जिस तरह आज हमारा कॉलेज है, आज इसकी बिल्डिंग है, उस वक्त जो था उस वक्त इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उस वक्त लोग एक पेड़ के नीचे जमा होते थे, उस वक्त किसी बड़े पत्थर पे लोग बैठते थे और वहाँ पे जमा होके शेखुल आलम उनको प्रीच करते थे, तबलीग करते थे। तो वहाँ से फिर ऋषि मूवमेंट स्टार्ट हो गई और यही ऋषि मूवमेंट फिर हमारे जो आने वाले शायर थे, चाहे फिर उसमें हम कहें शमस फ़कीर का रुतबा जो है, जो उसकी बुलंदी है, वो हाँ मुझे लगता है जो बड़े बड़े सूफ़ी पोइट्स हैं उनके साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे समद मीर जो है, समद मीर वो भी बड़े सूफ़ी पोइट रहे हैं यहाँ के। बीरवा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम एक ही जगह गुरुद्वारा, बड़ी मरकज़ी जामिया मस्जिद और बेरम केव जो हिंदू की एक यहाँ पे स्थान जैसे बोलेंगे हम, एक ही जगह पे है। लेकिन हमारा जो मेन यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड्स की वजह से हम बड़ा सफ़र कर रहे हैं। हमारा यहाँ से एक नाला बहता है जिसको नाला सुखनाग बोलते हैं, वहाँ से 90s में कुछ वो उसके ऊपर जो ब्रिज था वो डैमेज हुआ था, तो फिर वो आर्मी ने बनाया था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से तब से लेके आज तक उस ब्रिज के ऊपर किसी डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया ताकि इसकी कुशादगी करें। आर्मी ने आपके लिए ब्रिज बनाया था और यहाँ की गवर्नमेंट हमारे लिए वो नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ की गवर्नमेंट जो है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो बस इस रेस में लगे हैं कि हम किस चीज़ में अपना फाउंडिंग स्टोन डालें। बड़ी दिक्कत हो रही है वहाँ पे, सुबह भी जाम लगता है घंटे 2 घंटे का, शाम को भी। जैसे हमारे स्टूडेंट्स आते हैं तो वो घर से 8:30 को निकलते हैं, 11 बजे तक वो जाम में ही फंस जाते हैं। क्या? क्योंकि जो अपना ये ब्रिज है वहाँ पे बोर्ड भी लिखा हुआ है इन्होंने कि दिस ब्रिज इज़ नॉट सेफ फॉर हेवी व्हीकल्स। जैसे कि हमारे स्कूल की गाड़ियाँ, कॉलेज की गाड़ियाँ तो हेवी व्हीकल्स में ही आती हैं, तो बड़े मतलब दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। दूसरे नज़रिए से अगर देखेंगे कि हम सेंट्रल कश्मीर में माने जाते हैं, CKR रेंज में, तो हम श्रीनगर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। कुपवारा हमसे बहुत दूर है, जैसे कुपवारा को 60 किलोमीटर से ऑलमोस्ट श्रीनगर तक जाना पड़ता है। कुपवारा का बंदा आधे घंटे में श्रीनगर पहुंचता है और हम 2.5 घंटे में श्रीनगर पहुंचते हैं। ये हमारे रोडों की हालत है। जैसे रोड्स की कनेक्टिविटी है या दूसरे इंस्टीट्यूशंस का होना चाहिए, तो वो इस इलाके में नहीं है। जैसे यहाँ पर कहा कि इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम की भी वो नहीं है या आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम वो भी नहीं है। तो इस ज़मीन में हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखे, क्योंकि जो नौजवान है, ठीक है, तो वो ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड डेवलपमेंट हो या ओवरऑल जो रोड्स की कनेक्टिविटी है, या हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत प्रॉब्लम है। तो नेचुरली जो है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हो और ये भी जो है किसी मंजर पे आ जाए। बीरवा सब डिवीज़न में जो बेली ब्रिज है, जो 90s में आर्मी ने तामीर किया, और 90s के बाद करीबन उस बेली ब्रिज को काफ़ी बार प्रॉब्लम हुई। काफ़ी बार उसके जो नीचे के जो पिलर्स है, सीमेंटेड पिलर्स है, वो काफ़ी बार गिर गए हैं। काफ़ी बार उसके आयरन प्लेट्स को रिनोवेट किया गया है
और जो ब्रिज की विड्थ है, अगर एक साइड से छोटी गाड़ी आती है, दूसरे साइड से बड़ी गाड़ी आती है, वो दोनों गाड़ियाँ एक साथ क्रॉस नहीं कर पाती है। और अक्सर बेशतर हमारा वहाँ से आना जाना होता है, ट्रैफिक जाम के इश्यूज़ रहते हैं। और बीरवा बेली ब्रिज जो है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम को कनेक्ट करता है, साथ ही साथ ये दूसरे साइड से बारामूला को कनेक्ट करता है। और मेन जो है ये जो ब्रिज है ये फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन दूध पथरी को कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही है। हालांकि इसका DPR भी बनाया गया है, लेकिन अभी जो प्रायोरिटी बेसिस पे है, अभी इनको डाइवर्जन देने की ज़रूरत है, क्योंकि हैवी लोडेड व्हीकल्स के लिए वो जो ब्रिज है कभी भी कोलैप्स हो सकता है, वो नुकसानदायक हो सकता है। उस पर अभी हैवी लोडेड व्हीकल चल रही है। और दूसरी बात जो ये है कि यहाँ बीरवा सब डिवीज़न में इंडोर स्टेडियम नहीं है, आउटडोर स्टेडियम नहीं है, यहाँ पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, और ताकि यूथ अपने आप को इन्वॉल्व स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं। नाज़रीन, कश्मीर में अगर हम देखा जाए तो हर साल जो हमारे टूरिस्ट हैं उनका इन्फ्लो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो बडगाम की अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। दूध पथरी की बात करूँ, यूसमर्ग की बात करूँ, इनफैक्ट यहाँ पे रिलीजियस स्पॉट्स भी है, जैसे त्रार शरीफ की बात करूँ तो वहाँ भी लोग काफ़ी तादाद में आते हैं। तो जानने की कोशिश करूँगी यहाँ के लोगों से कि कितना फ़ायदा होता है यहाँ के लोकल्स को, उनकी इकोनॉमी को टूरिज़्म से, और क्या कुछ किया जा सकता है इस टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए ताकि यहाँ के लोगों का लाइवलीहुड जो है वो और भी ज़्यादा प्रमोट हो। टूरिज़्म का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट, उसमें अगर हम अपनी एनालिसिस के हिसाब से बोलेंगे तो मेरे हिसाब से नंबर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सबसे बड़ा जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है दैट इज़ तोस मैदान, उसके बाद दूध पथरी, एंड उसी रेंज में पीर पंचाल रेंज में आता है आगे से यूसमर्ग। और ये जो 3 जगह हैं यहाँ पर, ये 3 जगह है जो है इनके पीछे, जो मतलब ये पहला फ्रंट पेज है, लेकिन इनके पीछे जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर छोटी छोटी जगहें ऐसी है कि मन करता है कि महीनों तक वहाँ पर हम वहाँ पर सैर करते रहे। जैसे हम बात करते हैं तोस मैदान की, वहाँ पर 7 लेक्स हैं। 7 लेक्स कश्मीर में उनको बोलते हैं सर, एज ग्लेशियर्स। तो वो 7 लेक्स है, गाड़तार है, गाड़सर है, गाड़सर 1st, 2nd, 3rd, इसी तरह है कालसर है, बांडसर है, संदूकसर है। ये कश्मीरी नाम है जो वहाँ के लोकल्स ने दिए हैं उनको। तो वहाँ पर जो स्प्रिंग सीज़न होता है वहाँ पर मवेशी और जो भेड़ होते हैं वहाँ पर चराए जाते हैं, दैट इज़ द बिग पास्चर। तो और वो सबसे अच्छा ये ट्रैकिंग के लिए सबसे मौजूद इलाका है वो। बीरवा में टूरिज़्म का ऑफिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बीरवा इज़ द गेट वे ऑफ तोस मैदान एंड दूध पथरी। तो हमारे बीरवा में जो है, हमारे बीरवा में हिस्टोरिक जामा मस्जिद है, हमारे बीरवा में गुरुद्वारा है, हमारे बीरवा में बेरम केव है, और हमारे बीरवा के साथ एक बीरवा से 8 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम कोहिदारा है। वहाँ पर एक ज़ियारत है बाबा हनीफुद्दीन ऋषि, उसको टूरिज़्म मैप पे लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उससे क्या होगा, टूरिस्ट राग़िब होंगे, टूरिस्ट के साथ साथ यहाँ के लोकल्स को मौका मिलेगा अपना रोज़गार कमाने का, और एरिया भी हमारे जो है ये भी डेवलप उससे होंगे। और दूध पथरी का जो सवाल है, दूध पथरी एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो पूरे मुल्क भर में मशहूर है। दूध पथरी में चाहिए सरकार को कि वो वहाँ पर स्की करे, मोटरिंग करे, राफ्टिंग करे, गोल्फ करे स्टार्ट वहाँ पर, ताकि उससे भी जो टूरिस्ट होंगे वो वहाँ पर आएंगे, और टूरिस्ट के साथ साथ यहाँ के लोकल्स को भी मौका मिलेगा खेलने के लिए। और जो बच्चे हमारे ड्रग्स में है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में है, इमोरल एक्टिविटीज़ में है, उससे वो दूर रहेंगे। There are so many places what we can develop in religious tourism. I will like to use a term religious tourism. For example, we have so many gurdwaras here, we have so many imambadas here, we have Behram Hills here that is related with Hindu religion. We have त्रार Sharif here that is related with Muslims. We have imambadas in Badgam
that are related with our Shia community. So what my point is that we can develop these sites in religious tourism, and religious tourism can be more impactful. It can generate more revenue to the district बड़गाम, और जिससे जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इसके साथ मतलब मुंसलिक हो जाएगा, और उनके लिए मतलब जो रोज़गार के मौके जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। और उससे ये भी होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो कंट्री जो होती है उसके फेस साइड पे आ जाती है। दैट इज़ माय पॉइंट सर। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के हेल्थ सेक्टर के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं एक इंसान के लिए उसकी फिजिकल और उसकी मेंटल हेल्थ दोनों ही ज़रूरी है। तो जानने की कोशिश करूँगी यहाँ के लोगों से कि क्या यहाँ के लोगों को एडिक्वेट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, एडिक्वेट नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज, एडिक्वेट नंबर ऑफ डॉक्टर्स मिल पा रहे हैं, क्या इन्हें वो सारी फैसिलिटीज़ दस्तयाब हैं जो हमें श्रीनगर में दस्तयाब है हेल्थ सेक्टर को लेकर, या नहीं। हाँ जी, हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम अभी हेल्थ सेक्टर में बहुत पीछे है मेरे ख्याल में। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो मेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेड क्वार्टर है, तो वहाँ की बात करेंगे सर, तो वहाँ पर अगर हम जाएंगे रात के 10 बजे सर, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑफिशियल टाइम के बाद, दैट इज़ 5 o'clock के बाद, तो वहाँ पर ना एक्सरे हो जाएगा वहाँ अंदर हॉस्पिटल में, ना ही वहाँ पर USG हो जाएगा, और न ही वहाँ पर कोई ऑपरेशन, या हमारी जो अगर किसी को माँ बहन को लेबर पेन हो जाएगी तो इमीडिएटली वो रेफ़र करते हैं टुवर्ड्स LDR JVC। तो ये मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें। और उसके बाद जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पर, या जो हमारे गांव है वहाँ पर है किसी किसी गांव में PHC जिनका अब नेम भी चेंज हो गया, आरोग्य सिटू मंदिर, तो किसी किसी में है। मैं नहीं बोलता हूँ ऑल टुगेदर कि नहीं है फैसिलिटी, लेकिन जिस हिसाब की होनी चाहिए वो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है। अभी मेरे साथी ने बात की थी अभी पहले कुछ देर पहले कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बीरवा, वहाँ पर भी यही हाल है। वहाँ पर भी क्योंकि ये जो सारे हॉस्पिटल है ये रेफरल सिस्टम पे है। पेशेंट आ गया, वहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है, वहाँ पर थिएटर ऑन नहीं है, वहाँ पर USG ये नहीं है, हाँ वहाँ पर वो फैसिलिटी है ही नहीं। तो मैं आपके ये माध्यम से फिर से गवर्नमेंट को अपील करता हूँ कि ये जो हेल्थ सेक्टर है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो इसकी तरफ और थोड़ा तवज्जो दे दे। सर अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो बीरवा की, तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम श्रीनगर देखेंगे, श्रीनगर के हॉस्पिटल जैसे हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे कि फ़र्क इतनी है, डिफरेंस इज़ बिटवीन लाइक दैट देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सन एंड अ मून, और आसमान की ज़मीन की फ़र्क है। यिन तक ट्रीटमेंट अकिस पेशेंटस गसान तिथ अकिस पेशेंटस ट्रीट गसान कहीं ते, और डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं होते राइट टाइम पर, और अगर उनको बोलेंगे भी कुछ वो वहाँ से कुछ भी बोलेंगे जो हमारे बर्दाश्त के बाहर होगा। तो यहाँ पर वैसे डॉक्टर्स नहीं है कि और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। जैसे सर ने बोला कि सिस्टम में चेंजेस ज़रूरी है, वो होनी ही ज़रूरी है। तो वहाँ का अगर हम जाएंगे 5 बजे 6 बजे के बाद तो वहाँ पर नहीं मिलेगा USG और इसलिए कहा CT व्हाटएवर, तो वो नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर एफिशिएंट स्टाफ नहीं है जो सर ने बताया। सो दैट्स वाई कि दैट्स माय पॉइंट। बीरवा में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि बीरवा हॉस्पिटल में अभी तक ऑर्थोपेडिक कोई डॉक्टर नहीं मिलता है हमें। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे गैस्ट्रो की, जैसे जो म्यादे का डॉक्टर होता है, गैस्ट्रो की फैसिलिटी भी बीरवा में नहीं है। हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बीरवा एक रेफरल हॉस्पिटल बन गया है। जैसे डॉक्टर साहब के पास कोई पेशेंट आता है लेट आवर्स में, वो डायरेक्टली ही बोलता है यार इसको रेफ़र कर लो, क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट ही नहीं है, उसका थिएटर नहीं चल रहा है। जो अपना थिएटर है यहाँ पे वो गिने चुने दिनों में ही चलता है, क्योंकि उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है
जो सर्जन डॉक्टर्स हैं उनको PHCs में डिप्यूट किया गया है। जैसे कि PHC में कोई सर्जरी का कोई ये नहीं होता रोल, वहाँ कम से कम जो SDH में तो MBBS डॉक्टर्स रखे हैं, सर्जन्स को तो क्या बोलते हैं एलोपैथिक डिस्पेंसरीज में PHCs में रखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये थिएटर अपना चालू कर लेते, कोई लेबर पेन वाला पेशेंट आता है जिसको इमरजेंसी सर्जरी करनी है, उसके लिए ब्लड बैंक की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ब्लड बैंक तो यहाँ है लेकिन वहाँ ब्लड जमा नहीं हो पा रहा है। तीसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ के आसपास एरिया में जैसे हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 4 डॉक्टर को रखा हुआ है, और बहुत सारी ऐसी मेरी नॉलेज में है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हफ्ते में 1 या 2 बार ही कोई डॉक्टर आता है। एक जगह पे 4 रखे हैं, एक जगह पे 1 रखा है, वो भी हफ्ते में 1 बार। तो बहुत सारी दिक्कतें करनी पड़ती हैं हमें हेल्थ सेक्टर के लिहाज से। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बीरवा पर एक बार तवज्जो दे के जो यहाँ हमारी दुश्वारियाँ हैं इनको ख़त्म करके हमें इस चीज़ का अजाला करें। मुझे लगता है कि बीरवा में इस डिपार्टमेंट में बहुत तगीर व तब्दीली करने की ज़रूरत है, बहुत डेवलपमेंट करने की गुंजाइश है। यहाँ का हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें भी जो डॉक्टर्स की किल्लत है और जो मुख्तलिफ़ बेसिक टेस्ट्स होते हैं वो वहाँ पे नहीं होते हैं। हमारे इस हॉस्पिटल में जो बेसिक टेस्ट्स हैं वो होने चाहिए, CT हो चाहे LFT KFT, जो ना ज़रूरी जो विदिन ना बाय हैंड होने चाहिए टेस्ट्स, वो वहाँ पे होने चाहिए। और उसके बाद जो हमारे सब सेंटर्स होते हैं उनमें भी मतलब काफ़ी कुछ करने की गुंजाइश है। जैसे कि वहाँ पे हफ्ते में 1 डॉक्टर आता है, 1 दिन या 2 दिन। मुझे लगता है कि एट द डोर स्टेप हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरी सिटीज़न, क्योंकि ये जो हेल्थ सेक्टर है एक नेशन का, एक कंट्री का, एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि 3 ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं मेरे हिसाब से। एक तो है, पहला जो है वो हेल्थ है, दूसरा है डिफेंस और तीसरी है एजुकेशन। और इन तीनों में मुझे लगता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हेल्थ है, क्योंकि जब हेल्थ होगी तभी हम एजुकेट हो सकते हैं, तभी हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। और इस सेक्टर पे हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को तवज्जो देनी चाहिए। और जो बेसिक लाइफ सेविंग फैसिलिटीज़ हैं वो हर किसी हॉस्पिटल में यहाँ बीरवा में कायम होनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। जिस तरह आज हमारी टीम ने हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे उनके मेल्स को नज़र में रख के बडगाम का दौरा किया था, उसी तरह हमारी टीम अगला दौरा आपके इलाके का कर सकती है। सिर्फ दिए गए साइट्स पर हमें राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।